आप 23 में आई, 24 में आपको टिकट मिल गया, फिर अचानक से मंडल की जिम्मेदारी। जो ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं हाँ, उसको बहुत माननीय बहन जी ध्यान में रखती हैं। माननीय बहन जी ने तो चूहा मारने वाली दवा बेचने वाले को भी मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। झोला में मिर्चा रख करके हाँ। बेचने वाले को भी माननीय बहन जी ने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बना दिया। हाँ। पैर में घुंघरू बांध करके डांस करने वाले को भी बहन जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं आपसे खाली बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी जिंदगी का उससे खूबसूरत और उससे बेहतरीन पल पूरी लाइफ में नहीं होगा जब मैंने माननीय बहन जी को हमने पहली बार देखा। उनको देखते ही मेरी आंखों से इतना आंसू निकला कि बहन जी ने, हाँ, बहन जी ने कहा ठीक है बैठिए। माननीय बहन जी ने अपने जीवन संघर्षों को जब बताया तो यही लगा कि जो हमारे साथ बीएचयू में हुआ वो उसका लेश मात्र भी नहीं था। वो तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के समय में कार्यकाल में नौकरी से लाभान्वित हुए हैं, उनको अपनी जिंदगी में एक बार माननीय बहन जी से जरूर मिलना चाहिए। लोग राजनीति करते हैं केवल वोट के लिए, हमारी बहन जी राजनीति करती हैं जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ मिले। अभी जो सोशल मीडिया का दौर आ गया ना, इसमें काम को बताने की जरूरत है। नहीं तो अगर है कि सोशल मीडिया में बीएसपी कहीं ना कहीं लैग कर रही है, बीएसपी लैग नहीं कर रही है। हाँ। जो बातें हैं बीएसपी की वो लैग कर रही हैं। मतलब बातें नहीं पहुंच रही, तो अब बातें नहीं पहुंच रही। देखिए, मीडिया ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी को हमेशा हाशिए पे रखा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को हर समय ये दिमाग में रहना चाहिए कि कैंडिडेट कौन आ रहा है उससे फर्क नहीं है, हमारी पार्टी एकदम जीत के मोड में रहनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की 1995 में सरकार गिराने के लिए 67 विधायक तोड़ने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने खुद अपने पॉडकास्ट में, एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने इसको स्वीकार किया है। अब शिवपाल यादव की बात, अब आप, मैं किसकी बात कर रही हूँ वो आप बेहतर समझते हैं। बी टीम बन करके गलबहिया करके आप 1995 से लगे हुए हो और टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा नैरेटिव सेट कर रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। डिम्पल यादव जी ने माननीय बहन जी का पैर छू लिया तो पश्चिम के यादव बीजेपी को वोट कर दे रहे हैं। आप अपनी मानसिकता कैसे बदल पाओगे? पिछला 24 का जो चुनाव हुआ वो सारा का सारा चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान और आरक्षण के इर्द गिर्द लड़ा गया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना। आप झूठ बोल करके एक बार संविधान बचाने को वोट ले सकते हो, झूठ बोल करके एक बार आरक्षण बचाने को वोट ले सकते हो। चंद्रशेखर आजाद ने पॉडकास्ट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को फोन लगा दिया था। वो कहते हैं कि बहन जी उनका फोन नहीं उठाती हैं। अगर फोन पे बात हुआ है तो वो नंबर सार्वजनिक किया जाए। हम तो बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं ना। हम तो माननीय बहन जी से हर 10 दिन 15 दिन पे जाते हैं, मुलाकात हमारी होती है। हम लोग अपने मंडल की समीक्षा के लिए जाते हैं। हमसे तो आज तक माननीय बहन जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा फोन नंबर है, हमारी कोई समस्या हो तो बात कर लेना। तो ऐसा कौन सा फोन नंबर उनके पास मिल गया जिनकी बात आप कर रहे हैं? हर नीला गमछा उड़ने वाला बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति नहीं हो सकता। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अगर कोई प्रोफेसर मुझसे ये बात कहता है मेरी नियुक्ति के बाद कि आप सिर्फ जाति के आधार पे आपको इस कमरे, इस गेस्ट हाउस में नहीं रहा जा सकता, तो आप सोचिए उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। 30 तारीख को मेरे कमरे का ताला तोड़ के मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। पूरी रात मैं उसी जगह पे, मैं उसी गेस्ट हाउस के बाहर रात भर सड़क पे बिताया मैंने। हमारी बहन जी हमको बोले ना कि कूद जाओ, हम पूछेंगे नहीं बहन जी क्यों कूद जाओ, बहन जी जहाँ से बोलेंगे कूदने को हम तुरंत कूद जाएंगे। मेरे घर की चौथी पीढ़ी है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रही है। मेरी दादी भी बीएसपी को वोट करती थी, मेरे पापा भी, मैं भी, और मेरा भांजा पहली बार का वोटर बना और उसने अब सबसे पहले अपनी मौसी को वोट किया फूलपुर पवई विधानसभा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरफ। इस वक्त मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी की स्टार लीडर इंदु चौधरी जी हैं। इंदु चौधरी बीएचयू में इंग्लिश अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं, बहुजन समाज पार्टी की आजमगढ़ मंडल की मुख्य मंडल प्रभारी हैं और साथ में पिछला जो लोकसभा चुनाव था वहाँ से आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से बीएसपी की उम्मीदवार रही हैं और अक्सर आप इनको रील के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से इनके तेज तर्रार कैडर कैंप और भाषणों के ज़रिए इनको जानते हैं, पहचानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुदरफ पर। शुक्रिया। मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक प्रोफेसर और फिर उसके बाद में अचानक से बहुजन समाज पार्टी, और आपने उस दौर में बीएसपी में आने की एक तरीके से आप कह लें हिम्मत जुटाई जब बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बुरा दौर नहीं हो सकता कोई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी केवल पार्टी नहीं, बहुजन महापुरुषों के विचारों का एक मिशन भी है। मेरे घर की चौथी पीढ़ी है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रही है। मेरी दादी भी बीएसपी को वोट करती थी, मेरे पापा भी, मैं भी,
और मेरा भांजा पहली बार का वोटर बना और उसने अब सबसे पहले अपनी मौसी को वोट किया फूलपुर पवई विधानसभा। तो जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों का ये कैडर चल रहा है, तो ऐसे में कोई नया चीज नहीं है कि हम बहुजन समाज पार्टी से क्यों जुड़े, हमें कोई बताने की जरूरत है या घर में ऐसा माहौल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, प्रोफेसर बन करके और बीएचयू जैसे संस्थान में पढ़ाना अपने आप में एक बहुत गौरव का काम वैसे ही था। लेकिन हाँ, मानी बहन तुम्हारी मायावती जी मेरी बचपन से ही आदर्श रही है। और मैं बीएचयू से पहले सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में भी मैंने 4 साल पढ़ाया है। अच्छा। तो उस पढ़ाई के दौरान जो भी उस समय के जो बच्चे होंगे, कभी पूछ लीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे थे वो 7 से 12 तक के बच्चे वहाँ पे, मैं उनसे हमेशा यही बोलती थी कि मुझे बहन मायावती जी बनना है और मैं सिर्फ 40 साल तक ही नौकरी करना चाहती हूँ। 40 साल के बाद मुझे पूरी तरीके से बीएसपी के लिए ही काम करना है। तो मानी बहन जी से मेरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके कार्यों को देखते थे और सयानी थी मैं, क्योंकि 22-23 साल उम्र थी, नौकरी करना शुरू कर दिया था हमने। तो मन में हमेशा यही इच्छा रही और ऐसा संजोग बना कि हम 2024 में मानी बहन जी से मुलाकात हुई और मानी बहन जी का हमें आशीर्वाद मिला कि आप लालगंज। मैं वो किस्सा आपसे समझना चाहता हूँ, कैसे मुलाकात हुई बहन जी से? देखिए, बीएचयू में जो मेरे साथ में घटना हुई थी जातिगत भेदभाव को लेकर के, और उसके द्वारा जो संघर्ष किया हमने रात भर। अगर आप बताना चाहें तो आप उस घटना के बारे में प्लीज बताइए, ताकि दर्शकों तक ये संदेश पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। बात थोड़ी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बात करूंगी। बीएचयू में मैंने 2007 में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के समय पे मेरे पास वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मैं अकेले गई थी ज्वाइन करने। तो मुझे मेरे विभाग से पता चला, जो हमारे हेड थे और फिर डीन थे, उनसे पता चला कि बीएचयू में एक ऐसा गेस्ट हाउस भी है जहाँ पर अनमैरिड टीचर्स के लिए कुछ रूम ईयर मार्क्ड हैं जिसमें वो रह सकते हैं। तो उसी के तहत हमको भेज दिया गया कि तुम वहाँ जाओ, आराम से रहो। मैं गई, मुझे वहाँ कमरा अलॉट हो गया और फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे 2 टीचर्स पहले से रहते हैं, एक टीचिंग और एक नॉन टीचिंग, पहले से कई सालों से रह रहे हैं। तो जब वो रह सकते हैं तो उन्होंने कहा तुम भी अपना करा लो तो तुम भी रह सकते हो। मैंने कहा ठीक है। हमने वाइस चांसलर के पास परमिशन लिख के दिया कि हमें भी बाकी लोगों की तरह कमरा अलॉट किया जाए। लेकिन जो वहाँ के वार्डन महोदय थे, उन्होंने पहले ही दिन, जिस दिन मेरा विश्वविद्यालय में कहीं पहला दिन था, विभाग ज्वाइन करने के बाद मैं जब वार्डन के पास में गई, हमारे हेड ने हमको बोला कि आप जाइए वहाँ रहिए। हमारे वार्डन, जो भी वार्डन थे, अब मैं नाम क्या लूँ, प्रोफेसर हैं, वो भी अब तो रिटायर भी हो गए। उन्होंने मेरा जो नियुक्ति पत्र था हाथ में, उसको मैं लिए हुए थे, उसमें लिखा था कि शी हैज बी आर प्लीज टू नो टू टेल दैट शी हैज बीन अपॉइंटेड, या ऐसे लिखा रहता है नियुक्ति पत्र में कि यू आर अपॉइंटेड एज लेक्चरर। उसमें बगल में लिखा था रिजर्व फॉर एससी। तो उन्होंने हमारा नियुक्ति पत्र देखते ही उन्होंने सीधे पहला शब्द यही था कि यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, यू कैन नॉट स्टे इन दिस गेस्ट हाउस। अब आप ये बताइए, लखनऊ जैसे शहर से हम निकल के गए, एक सैनिक स्कूल जैसे अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन से निकल के हम गए हैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अगर कोई प्रोफेसर मुझसे ये बात कहता है मेरी नियुक्ति के बाद कि आप सिर्फ जाति के आधार पे आपको इस कमरे में, इस गेस्ट हाउस में नहीं रहा जा सकता, तो आप सोचिए उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। तो अब वो एक पहला ऐसा तमाचा था विश्वविद्यालय में लगा, तो गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन यही था कि पहला दिन था। तो मैंने उनसे कहा तो क्या हुआ सर, क्या मैं नहीं रह सकती? तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं रहे, आप जाइए अपने जो है वाइस चांसलर से लिखवा के आइए। लेकिन उसी समय हमारे हेड का फोन आ गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको 2-3 दिन रहने के लिए यहाँ पे दे देते हैं जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती। उसी दौरान मुझे पता चला कि रूम्स ईयर मार्क्ड हैं। तो हमने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखा, वार्डन को चिट्ठी लिखा, तो वार्डन ने कहा कि आप वीसी के पास जाइए। हम वीसी के पास गए, वीसी से मिले, क्योंकि इंटरव्यू तो कुछ ही समय पहले मेरा हुआ था। तो वीसी साहब उस कॉन्वर्सेशन से बहुत प्रभावित थे, तो मुझे देख के तुरंत पहचान गए। तो बोले कि अरे आपके इंटरव्यू में तो ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा जी सर। तो फिर उन्होंने कहा क्या, किस काम से आई हो? मैंने कहा सर ऐसा ऐसा, मुझे यहाँ पे रूम रहने के लिए दे दिया जाए। कह रहे हाँ ठीक है, जैसे सब रह रहे आप भी रहे। तो वाइस चांसलर ने परमिशन दे दी। आपने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हाँ, तो वही फिर मैंने उनको वाइस चांसलर जी से कहा, उन्होंने परमिशन दे दिया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हो गया। जो मेंटालिटी थी जातिवादी, वो वहीं से, कि बाकी सारे जो टीचर्स और नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज वहाँ रह रहे थे वो 50 रुपीज पर डे पे रह रहे थे। इन्होंने मेरा कमरा जानबूझ के 100 रुपए पर डे पे किया। तो वो पहला रिजर्वेशन का रिवर्स हो गया एकदम। तो 100 रुपया पर डे पे मुझे उसमें दिया गया। तो मैंने अपने पापा को फोन करके बताया, पापा ने कहा कोई बात नहीं, 3000 रुपए महीने का कमरा है, कोई बड़ा नहीं है, और कैंपस के अंदर है, सुरक्षा के हिसाब से देखा, क्योंकि मुझे अकेले रहना था। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए ही उसमें रहने के लिए दिया। 3 महीने बाद मुझे दोबारा वाइस चांसलर के पास भेज दिया।
दोबारा मैंने वीसी के पास से परमिट, दोबारा भी वीसी ने परमिट कर दिया। अगली बार इन्होंने फिर मुझे 3 महीने के लिए किया, लेकिन जब वो 6 महीने की अवधि पूरी हुई तो इन्होंने फिर मेरे से कहा कि आप कमरा खाली कर दीजिए। मैंने कहा ये विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी है एंड लेट वाइस चांसलर डिसाइड कि इसमें क्या होना चाहिए। मैंने वीसी को पत्र लिखा था, लेकिन इन्होंने बहुत, हमारे वार्डन ने और जो 2 वार्डन थे, एक मेल थी उसमें फीमेल, दोनों ने मनमाने तरीके से एक कह लीजिए चिट्ठी बना के उस चिट्ठी को मेरे घर के लखनऊ वाले पते पर भेज करके, और वो भी जबकि विश्वविद्यालय बंद हो गया था, छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां हो गई थी, मुझे ज्वाइन किए वही 8 महीना करीब हुआ था। तो अप्रैल के महीने में वही छुट्टियां हम लोग की हो गई थी, हम लोग सब अपने घर चले गए थे और इन्होंने मेरे विभाग में लेटर रिसीव कराया और उसकी एक कॉपी मेरे घर के एड्रेस पे भेज दी, और बगैर इंतजार के, यानी 29 तारीख को आप चिट्ठी भेज रहे हो और 30 तारीख को मेरे कमरे का ताला तोड़ के मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। मुझे 24 घंटे का भी समय नहीं दिया, या मेरे को, मुझे एक बार रिसीव कराते तो ये कहते कि हाँ इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। वो नोटिस मुझे आज तक सर्व नहीं हुआ, आज तक, आज की डेट तक नहीं सर्व हुआ वो नोटिस। तो अब उन्होंने अब ताला तोड़ के सामान वामान बाहर फेंक दिया, क्या किया मुझे नहीं पता। मैं 1 हफ्ते की, क्योंकि छुट्टी थी, हम लोग 1 हफ्ते के बाद वापस, जब मैं BHU आई तो मैं देख रही हूँ कि मेरा रूम मुझे अलॉटेड था उसमें कोई गेस्ट रुका हुआ था, क्योंकि वो गेस्ट हाउस है तो उसमें कोई गेस्ट रुका हुआ था। मैंने पूछा कि कहाँ है, तो वो गेस्ट, बस ऐसा संजोग था कि वो गेस्ट चेकआउट कर रहा था। तो वो जैसे बाहर निकले, मैंने कमरे का ताला चाबी अपने कब्जे में ले लिया और मैंने कहा ये कमरा मेरा है, आप लोग जा रहे हैं, ठीक है जाइए। मैं पूछती रह गई, किसी ने नहीं बताया। फिर मेरे पड़ोस में जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉई थे उन्होंने मुझे बताया कि आपका कमरा ताला वाला सब तोड़ दिया गया, आपको जानकारी नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो फिर मैं उन्हीं से साबुन वाबुन ले करके मैंने, मतलब किसी के, मेरे पास कुछ था ही नहीं। लखनऊ शहर में मैं घर आती थी और कपड़े वपड़े तो सब यहीं बनारस रहते थे। अब मैं एक बैग लेके आई हूँ, उसमें मेरे पास ना कपड़े पहने के, जो मैं कपड़े रात भर ट्रेवल करके पहन के आई हूँ, नहाने के बाद मैं वही पहन के वापस में, एग्जाम ड्यूटी लगी थी, एग्जाम ड्यूटी उस समय एंट्रेंस एग्जाम ड्यूटी लगती थी छुट्टियों में। अब उसी ड्यूटी को करने के लिए हम विश्वविद्यालय गए, तो वहाँ पे मैंने अपने कुछ टीचर्स से बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम VC के पास तुरंत जाओ। हम VC के पास गए, चिट्ठी लिखे, तो पता चला वाइस चांसलर रिटायर हो रहे हैं, तो आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं 3 घंटा रजिस्ट्रार के चेंबर के बाहर बैठी रही और शाम को 4:30 बजे करीब रजिस्ट्रार ने कहा कि हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, मतलब हम आपसे नहीं मिल सकते। वाइस चांसलर विश्वविद्यालय में है नहीं, रजिस्ट्रार मिलने से मना कर दे रहा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि एक टीचर के ऊपर क्या बीत रही है। फिर मैं वापस आई अपने रूम पे, तो मैंने जो सुबह ताला लगाया था उस ताले के ऊपर वार्डन ने अपना ताला लगा दिया। यानी अब मेरे पास रात में मैं कहाँ रुकूंगी, एक बहुत बड़ा समस्या था। फिर मैं हार मान के मैं पुलिस के पास गई करीब शाम को 5 बजे, और फिर पुलिस को मैंने पूरी खबर दी। तो पुलिस ने कहा ठीक है आप जाइए, हम आपको मतलब रिलीफ देंगे। हम इंतज़ार करते रहे, 8 बज गया, लेकिन पुलिस वाले कोई नहीं आए। बाद में मुझे खबर लगी कि पुलिस वालों से इन्होंने कुछ अपना टाई अप कर लिया, उनको कुछ समझा के इंटरनल मैटर है कह के पुलिस वालों को वापस सेटिंग कर दिया। पूरी रात मैं उसी जगह पे, मैं उसी गेस्ट हाउस के बाहर रात भर सड़क पे बिताया मैंने। आज आप कैंपस देख रहे हैं ना कि कितना सेफ और अनसेफ है, आप खुद ही देख लीजिए। अभी एक IT BHU छात्रा के साथ में जो हुआ, अब पूरी रात मैं उसी जगह पे मैं बैठी रही, और अगले दिन सुबह मेरी फिर एग्जाम ड्यूटी थी। मैं वहीं बाहर जो नल लगा था वैसे ही मैंने मुंह धुल के बिना ब्रश किए कुछ भी, क्योंकि मेरे पास ना मोबाइल था ना चार्जर था, कुछ भी नहीं था। जो था वो कमरे के अंदर बंद हो गया, जो दोबारा जो लेके आई मैं। अब अगले दिन जब मैं नौकरी करने में पहुंचती हूँ तो सारा अखबार वगैरह में छपा था कि टीचर का कमरे का ताला टूटा, रात भर टीचर सड़क पे रही, इस तरीके की खबरें छपी थी। तो मुझसे कोई बात तक करने को तैयार नहीं। फिर मैंने अपनी एक मैम से पूछा, मैंने कहा मैम क्या हुआ, मुझसे कोई गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दे रहा। बोले तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ मैम, मैं रात भर सड़क पे रह करके आई हूँ। तो ऐसा क्या है कि लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहे वो जो तुम्हारे साथ रात में घटना हुई है ना, इसीलिए तुमसे सब कोई बच रहा है कि कहीं किसी और का नाम तुम्हारे साथ जुड़ ना जाए। तो अब इस एक घटना ने मेरे एकदम दिल को झंझोड़ के रख दिया कि जिसने किया मेरे साथ ऐसा। ये आपके प्रोफेशन का टर्निंग पॉइंट था? जी बिल्कुल। अब हमको प्रोफेसर के साथ साथ में अपने को पॉलिटिकली स्ट्रांग करना है, मैसेज देना है। मैसेज तो देना है, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में तब भी दिमाग में नहीं। हाँ ये जरूर आया कि सोशली अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं BHU में प्रोफेसर हो गई, नेट क्वालिफाई करके PhD करके 3-4 साल में नौकरी करके आई थी। जब मेरे जैसी पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनमानस के साथ में क्या हिसाब होता, क्या बर्ताव होता होगा। ये बात मुझे हमेशा से बहुत परेशान करती रही। तो फिर हम अब क्योंकि अकेले थे तो लिखा पढ़ी और ये सारा दौर चलता रहा। FIR दर्ज हुई, मेरा बाद में सामान वगैरह वापस किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों ने BHU में फिर हमने टीचर्स को ऑर्गेनाइज किया। मैंने कहा देखिए एट्रॉसिटी जैसे मेरे पास हुई ऐसे किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हम लोगों को इकट्ठे होकर काम करना चाहिए।
तो फिर हम लोग कुछ रिजर्वेशन एनॉमलीज चल रही थी विश्वविद्यालय में, उसको लेके हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में हम लोगों ने फाइल किया था केस। उसी के तहत वाइस चांसलर को बार बार नोटिस आ रहा था। तो एक बार मैंने हाई कोर्ट में इन पर्सन खुद फाइट किया कि वाइस चांसलर को नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वाइस चांसलर उस पर स्टे ले लिए हैं। तो हाई कोर्ट में हम लोगों ने कहा कि इनका अरेस्ट स्टे जो भी था उसको खारिज किया जाए और जो भी फैसला है वो फैसला दिया जाए, जिससे कि सीधे तौर पर हो गया कि भैया ये आर्टिकल 18 का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अब हम इन पर्सन जब मैंने वहाँ कोर्ट में फाइल किया तो कोर्ट की बहुत सारी बातें तो नहीं मैं ऑन कैमरा बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ कोर्ट में जो कुछ हुआ, कोर्ट में जिस प्रकार का बर्ताव हुआ, जो कमेंट्स, हाँ कमेंट्स जो कोर्ट रूम में जो कमेंट्स मुझे सुनने को मिले, उस कमेंट ने मुझे इतना बदल दिया कि मैंने उसी पर डिसाइड किया कि अब मैं नौकरी छोड़ करके मैं सिर्फ समाज को जागरूक करने का काम करूंगी। क्योंकि जिसको हम न्याय का मंदिर मानते हैं, अगर वहाँ पर जो लोग बैठे हैं न्याय देने के लिए, अगर वो जाति को लेकर के कुछ टिप्पणी उनके द्वारा की जाती है तो निश्चित रूप से ये मतलब एक आम व्यक्ति के मन को, मानस पटल को, उसको झंझोड़ देने के लिए काफी रहता है। तो मैंने पूरा इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन उस बीच में मेरी शादी हो चुकी थी। तो हम दोनों पति ने हमारे बहुत समझाया कि नहीं, नौकरी छोड़ना इलाज नहीं है इसका, इसकी समस्या की जड़ में। तब से हम लोग रोजाना गाँव में निकल के लोगों को हक अधिकार के प्रति और संविधान के प्रति, नजर आप पे कब पड़ी? ये सब काम कर रहे थे। अब 10 साल तक हम लोगों ने यही काम किया। अच्छा, 10 साल तक लगातार मान्यवर कांशीराम बाबा साहब, मानी बहन जी, इनके बारे में, इनके संघर्षों के बारे में बताते रहते थे। मन में देखिए जो था ना, स्टूडेंट लाइफ से जब निकले थे तो मानी बहन जी ही हमारी आइडियल थी, हम मानी बहन जी जैसा ही बनना चाहते थे और 10 साल से मानी बहन जी के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन कभी पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए हमारे परिवार में नहीं कभी किसी ने सोचा। तो ये ऐसा समझ ले कि 2000 हमसे कई बार लोगों ने कहा कि आप मानी बहन जी से मिली हैं, आपको एक बार मिलना चाहिए। तो अगस्त के महीने में हमने एक अपनी पार्टी के ही एक सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से हमने बात रखने की कोशिश की, लेकिन शायद वो किसी कारणवश नहीं बन पाई। तो आप देखिए जिस समय जो चीज़ नियत होती है, ये मैं मान के चलती हूँ कि वो कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड हैं तो वो होती ही है। पहली मुलाकात के बारे में थोड़ा सा तो वही हुआ। मैं 2023 में हम लोगों ने प्रयास किया मानी बहन जी से मिलने का, नहीं हो पाए। और फिर 2024 में ऐसा संयोग मिला कि जो हमारा लालगंज लोकसभा में जो हमारी सांसद थी बहुजन समाज पार्टी की, वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेती। और वही दौर था कि हमसे एक लोकल लीडर ने संपर्क किया कि क्या आप बहन जी से मिलना चाहती हैं। तो हमने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, मैं मिलने के लिए तो काफ़ी दिनों से प्रयासरत हूँ। और जब हमारी बहन जी से जो मुलाकात हुई, आप ये देखिए कि ज़िंदगी, मैं आपसे खाली बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी ज़िंदगी का उससे खूबसूरत और उससे बेहतरीन पल पूरी लाइफ में नहीं होगा। जब मैंने मानी बहन जी को हमने पहली बार देखा, उनको देखते ही मेरी आंखों से इतना आंसू निकला कि बहन जी ने, हाँ बहन जी ने कहा ठीक है बैठिए। हम लोग 4 लोग मिलने के लिए गए थे, मैं, मेरी बहन, मेरे बहनोई और मेरे हस्बैंड। तो हम चारों लोग ही रो रहे थे। क्यों? क्योंकि जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, अपनी नेता मानते हैं, वो हमारे सामने साक्षात बैठी थी। उन्होंने आपको खुद बुलाया और उन्होंने हमें, मतलब हमारे सामने वो बैठी है, हमसे बात कर रही हैं। अब हमें ये लग रहा था कि हम इनसे क्या बात करेंगे, लेकिन मानी बहन जी ने अपने जीवन संघर्षों को जब बताया तो यही लगा कि जो हमारे साथ बीएचयू में हुआ वो उसका लेश मात्र भी नहीं था। हमने भी मानी बहन जी से बताया कि बहन जी हमारे साथ बीएचयू में ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो बहन जी ने हमको बहुत कंसोल किया कि ऐसी ताकतें होती हैं, हमारी शासन सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। और फिर मानी बहन जी ने बात ही बात में ये कहा कि आप लालगंज लोकसभा का चुनाव लड़िए। हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता। हमारी नेता अगर हमारे से, हमारी आइडियल हमसे बोल रही है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। हमने कहा बहन जी जो आपका आदेश होगा वो सर आंखों पे रहेगा, आप जैसा कहेंगे। कह रहे नहीं, हम आपको चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेज रहे, हम आपको चुनाव जीतने के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा आप जाइए चुनाव जीत करके आइए। इतना विश्वास, इतना भरोसा हमारी बहन जी का। जब उन्होंने कहा, मैंने कहा बहन जी आपके दर पे आज ऐसे खड़े हैं, आप अगर जिंदगी भर कह देंगे तो ऐसे घूमेंगे भी नहीं बहन जी, ऐसे हाथ जोड़े खड़े रह जाएंगे। हम कहे इतनी निष्ठा हमारी बहन जी के प्रति पहले से थी। और देखने के बाद हमने कहा बहन जी ऐसे खड़े रहेंगे, अगर आप दरवाजे पे कह देंगे तो हम दरवाजे पे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। तो मांझी बहन जी ने कहा कि नहीं जाइए, आप जीत के आइए। और वो एक रोज़ था, हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी ट्रैक पे आ गई, पटरी पे आ गई। जो हम चाहते थे अपनी नेता के लिए करना, वो हम अब कर सकते हैं। और यकीन मानिए हमें वो प्लेटफॉर्म मिला। बहुजन समाज पार्टी वो मंच है, मैं तमाम आपके चैनल के भी माध्यम से और गांव में भी जाके बोलती हूँ, वो तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के समय में कार्यकाल में नौकरी से लाभान्वित हुए हैं, उनको
अपनी जिंदगी में एक बार माननीय बहन जी से जरूर मिलना चाहिए। आपके जीवन का अगर परिवर्तन आप चाहते हैं तो मैं आपसे भी कहूंगी कि आपको भी एक बार माननीय बहन जी से जरूर मिलना चाहिए। फोटो शूट करने के लिए आप बहुत बार बहन जी से मिले होंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति को माननीय बहन जी को आदर्श मानते हुए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं जनता की भलाई के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, वो इस राजनीति से परे है। लोग राजनीति करते हैं केवल वोट के लिए, हमारी बहन जी राजनीति करती हैं जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ मिले। तो निश्चित रूप से समाज के लिए वही बेहतरीन ऑप्शन है और हम सबको उनकी तरफ जाना चाहिए। मैंने बीएसपी में इतना तेजी से बढ़ते हुए किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी कार्यकर्ता को मैंने नहीं देखा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो करियर रहा जर्नलिज्म का, उसमें मैंने आपकी जितनी रफ्तार से बढ़ते हुए नहीं देखा। आप 23 में आई, फिर उसके बाद 24 में आपको टिकट मिल गया, फिर अचानक से मंडल की जिम्मेदारी, फिर चीफ मंडल कोऑर्डिनेटर। ये जो आपका प्रमोशन है, इसके पीछे आप क्या मानती हैं, क्या वजह मानती हैं? देखिए माननीय बहन जी जो ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, हाँ, उसको बहुत माननीय बहन जी ध्यान में रखती हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर उनके साथ में गलत तरीके से काम कर रहा है, पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, बहन जी का ऑरा ऐसा है कि माननीय बहन जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अपने आप से सब चीज पता चल जाता है। आप गलत काम करके जाइए, बहन जी के सामने खड़े रहिए, बहन जी आपसे बात करते करते बता देंगे कि तुम्हारे मंडल में गलत चल रहा है। और माननीय बहन जी जब इतनी पारखी हैं, तो माननीय बहन जी ये भी देख रहे हैं कि अगर व्यक्ति ईमानदारी से लगा है कार्य करने के लिए, तो उसको यथाउचित उसको सम्मान भी दिया। आपने देखा होगा जो तमाम लोग आज एमएलसी बने हैं या राज्यसभा हुए हैं, ये तमाम लोग बहुत बड़ी हैसियत वाले, सामाजिक हैसियत वाले नहीं थे। माननीय बहन जी ने तो चूहा मारने वाली दवा बेचने वाले को भी मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। झोला में मिर्चा रख करके बेचने वाले को भी माननीय बहन जी ने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बना दिया। पैर में घुंघरू बांध करके डांस करने वाले को भी बहन जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ऐसा जो यथाउचित सम्मान होता है, माननीय बहन जी जो समाज के प्रति, पार्टी के प्रति डेडिकेशन के साथ कार्य करता है, उसको सम्मान देते हैं। हाँ, अब ये है कि लोग बदल जाए, उसमें माननीय बहन जी क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बात, चूंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बसपा में आप आई भले बड़ा भाई कम समय हुआ है, लेकिन जो आपकी डेप्थ है बीएसपी के बारे में, उससे कम से कम ये समझ में आ रहा है कि आपने बहुत गहरी स्टडी की हुई है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 2007 में बीएसपी की सरकार थी, 2007 के बाद से एक आप ये कह लीजिए कि उसका एक धीरे धीरे बहुत बीएसपी का एक ऐसा दौर भी आया कि आज की तारीख में 10% भी वोट शेयर नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी बसपा को क्या करने की ज़रूरत है? मैं ये नहीं पूछूंगा कि कहाँ वो लैग कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बसपा अभी क्या करे आपके हिसाब से, एक महिला के तौर पर, एक यूथ के तौर पर, और एक आप ये कह लीजिए कि एक दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए अगर मैसेज के तौर पर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और हमारी बहन जी हमेशा हर मीटिंग में, माननीय बहन जी इस बात को हमेशा बोलती हैं कि आपको दूसरे की बुराई नहीं करनी है, आपको अपने जो कार्य है खाली उन्हीं को बताते रहो। और ये एक गुरु मंत्र हमने माननीय बहन जी से लिया कि माननीय बहन जी के 4 बार के शासन काल में जो उपलब्धियां हैं, केवल हम जनता को उन्हीं के बारे में अगर बताते रहें तो भी आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे का कैडर हमारा ऐसे ही हो जाता है। और अगर और विस्तार से बताएं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो अब हम उपलब्धियां जब हम बताने लगे हैं तो जनता के अंदर भरोसा जागा, अरे हाँ यार, मुझे भी नौकरी बहन जी की वजह से मिली, अरे हाँ मेरे यहाँ कॉलेज भी तो बहन जी का ही बना हुआ है, अरे हाँ बहन जी के शासनकाल में तो 0 फीस पे एडमिशन हो रहा था, बहन जी के शासनकाल में तो ये मेरा नया जिला बना था, बहन जी के शासन में मेरा कलेक्ट्रेट बना था, ये हमारी सड़क चौड़ी हुई थी, अम्बेडकर ग्राम योजना, और तमाम जो योजनाएं, हमें भूमिहीन से भूमि का मालिक बनाया, ये तमाम बातें, कानून का जो राज था, जो आपने देखा डॉक्टर अम्बेडकर पक्षी विहार उपवन जो प्रतापगढ़ कुंडा में जो राजकीय संपत्ति घोषित हुआ, तो कानून से कानून का राज जो माननीय बहन जी ने चला के दिखाया, जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा जो बहन जी ने दिलाया, और इसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर जो माननीय बहन जी की उपलब्धियां, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का हर व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता मान करके, क्या ये इससे पहले नहीं हो रहा था? क्या ईमानदारी से हो रहा था।
लेकिन फिर क्यों इतना देखिए, दिक्कत हो रही थी पार्टी को? काम को अभी जो सोशल मीडिया का दौर आ गया ना, इसमें काम को बताने की जरूरत है, नहीं तो आप मानती अगर हैं कि सोशल मीडिया में बीएसपी कहीं ना कहीं लैग कर रही है? बीएसपी लैग नहीं कर रही है, हाँ, जो बातें हैं बीएसपी की वो लैग कर रही हैं, मतलब बातें नहीं पहुंच रही। बातें नहीं तो बात पहुंच तो रही वही हैं। हो गई। तो अब बातें नहीं पहुंच रही, बीएसपी कमजोर नहीं है, मीडिया हाँ। बच्चे जो हमारे सोशल मीडिया चला रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है एक्चुअली। वो रील्स बना दे रहे हैं, वीडियोस बना दे रहे हैं, तो रील वीडियोस के द्वारा आप ट्रांसफॉर्मेशन तो कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते हो। हाँ। वो आप तब कर सकते हो जब बीएसपी की उपलब्धियां बताओ, बहन जी के द्वारा किए गए कार्य को बताओ। लखनऊ का जो इतना कुछ सोशल मीडिया को लेकर के बातचीत होती है बैठक में कभी? बिल्कुल, माननीय बहन जी बहुत ध्यान देती हैं, कहती हैं कि देखिए मीडिया ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी को हमेशा हाशिए पे रखा, चाहे साहब कांशी राम जी रहे हो। आज भी माननीय बहन जी हम लोग की मीटिंग में कुछ बातें ऐसी बोली, बताई। साहब कांशी राम का दौर रहा हो तब भी बहुजन समाज पार्टी को कभी तवज्जो नहीं दिया वो, और आज देख लीजिए, जबकि आप तमाम पॉडकास्ट दूसरी पार्टियों के नेताओं का पॉडकास्ट सुनिए, आप उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए किसने पैसे दिए थे, किसने कहा था, कौन किसके कहने पे तोड़ा था। तो आप बी टीम बन के कोई और काम करे, लेकिन मीडिया में जो है, मतलब क्या कहना चाह रही हैं? मीडिया में प्रचारित किया जाए कि बसपा है, तो अब हमारे यूथ को क्या करना है, जो उपलब्धियां हैं वो बताते रहिए। आप अपना गुणगान करते रहिए, अपनी उपलब्धियां बताते रहिए, दुश्मन का जो दुष्प्रचार है वो अपने आप लो हो जाएगा। क्या वजह रही कि 24 में वो एक तरीके से आपका टेम्परामेंट सेट नहीं हो पाया चुनाव में, लेकिन आपने बहुत अच्छी टक्कर दी वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी। बावजूद इसके कि क्या वजह रही कि मतलब कैडर की तरफ से रहा, या कहीं लगा कि यार पार्टी में कुछ और नेताओं ने अगर मेरा साथ दे दिया होता, कुछ और मजबूत थोड़ा संगठन होता, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। एक कहावत है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। हाँ। तो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस आपने पोस्ट पोल एनालिसिस किया होगा, हमने किया भी है, और हमने कहा ना, हमारी नेता हमसे पहले हमारे मन की बात जान लेती है। हाँ। और यही वजह है कि 2 मार्च का जो मीटिंग था, राष्ट्रीय बैठक जो हुई, हाँ। उसमें माननीय बहन जी ने सारे काम छोड़ करके हम लोगों को संगठन पे काम करने की जिम्मेदारी दी। तो हमारी नेता इस बात का एनालिसिस पहले ही कर चुकी थी कि चुनाव में अगर हम संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आप कितना भी अच्छा चुनाव कंटेस्ट कर लीजिए, कितना भी रुपया पैसा खर्चा कर लीजिए, आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो वो संगठन को मजबूत करने के लिए, बूथ और सेक्टर लेवल पे मजबूत करने के लिए माननीय बहन जी पिछले 6 महीने से लगातार जो काम कर रही हैं, ये कार्य हमें लगता है कि 2012 के बाद से थोड़ा सा ठप पड़ा था या स्लो चल रहा था। अब उसको गति मिल गई है, सारी कमिटीज रिवाइज हुई है, 75 से 80% कमिटीज लगभग बन के तैयार है, कई जगह 100% भी तैयार है। तो अब ये काम अगर हो गया है तो चुनाव में ये जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट किस वक्त आ रहा है, जबकि आजकल एक नैरेटिव ये भी सेट कर दिया गया कि आपको थोड़ा और समय मिला होता। तो ये नैरेटिव बहुत गलत है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनावी मोड में 365 दिन रहती है, हर समय 5 साल रहती है। तो ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को हर समय ये दिमाग में रहना चाहिए कि कैंडिडेट कौन आ रहा है उससे फर्क नहीं है, हमारी पार्टी एकदम जीत के मोड में रहनी चाहिए। लेकिन मैम काम हुआ है अब कई जगहों पर, कई मौकों पर ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि चुनाव में हम लोग भी घूमते हैं अलग अलग विधानसभाओं में, लोकसभा क्षेत्रों में, ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है जिसका ना तो मिशन मूवमेंट से कोई मतलब है, सिर्फ ये रहा कि हाँ भाई लड़ाना है, खाना पूर्ति करनी है। ये भी स्थितियाँ रही हैं, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? नहीं, देखिए ये स्थितियां तो बहुजन समाज पार्टी की कभी नहीं रही है कि खाना पूर्ति के लिए चुनाव लड़ाना। हाँ, ये है कि टिकट होने में थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, कई बार बदल दिए गए जी, कई बार ऐसा भी होता है। 10 दिन पहले टिकट बदल गया, और चुनाव में 10 दिन पहले बदल दिए गए, या नामांकन से ठीक पहले बदल दिए गए, नामांकन की तारीख से पहले बदल दिए गए, ऐसा भी होता है कई बार। देखिए जब हम बाहर रहते हैं ना, एज अ व्यूअर जब चीजों को देखते हैं तो हमें एक आउटसाइडर के रूप में हमेशा हमको अपनी नेता का चुनाव गलत लगता है, लेकिन अब जब हम खुद इनसाइडर हैं तो मैं अब खुद देख रही हूँ कि किस प्रकार से ऑपोजिशन की पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की कसम खाए बैठी हैं, और किस प्रकार से वो वोट इन्फ्लुएंस, कैंडिडेट इन्फ्लुएंस, लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। लीडरशिप तो कभी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाई, उसने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। वोटर्स को वो कुछ प्रलोभन देके कुछ हद तक अफेक्ट कर पाती हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं चुनाव में उनको वो काफ़ी हद तक मोटिवेट कर ले जाते हैं, अरे इनकी पार्टी में क्यों जा रहे हो, ये तो गलत है, तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा।
कई बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि एन मौके पे इनका ये सीट खाली रह जाएगा तो उनका समीकरण बन जाएगा, ए टीम और बी टीम का समीकरण बन जाएगा। हाँ, तो मैं ये इसी बन पे आ जाएगा। रहा था, बी टीम वाली जो है तो बी टीम जो है वो अब उनके कुछ लोगों के नेता पॉडकास्ट सुनिएगा, उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि ए टीम कौन है और बी टीम बनकर कौन काम कर रहा है। क्या कहा गया मुझे बताइए थोड़ा सा। उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की 1995 में सरकार गिराने के लिए 67 विधायक तोड़ने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने खुद अपने पॉडकास्ट में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने इसको स्वीकार किया है। आप शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं? अब आप मैं किसकी बात कर रही हूँ वो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन वो पॉडकास्ट मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। साफ तौर पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने किसके कहने पे, केंद्रीय नेतृत्व केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी, उनके कहने पर ये कार्य किया गया। तो अब बी टीम बन करके गलबहिया करके आप 1995 से लगे हुए हो और टीवी मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा नैरेटिव सेट कर रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। लेकिन एक सवाल उठता है, 95 की ऐसी घटना घटी जी, हर किसी को याद, जी, वो चाहे बीएसपी से जुड़ा व्यक्ति हो, बीएसपी से नहीं जुड़ा व्यक्ति हो, मेरे जैसा कोई पत्रकार हो जी, या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को समझता हो। जी, उसके बाद 19 में गठबंधन हो गया, जी, बिल्कुल। और फिर उसके बाद 22 में, और उधर से पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि उधर से अचानक से गठबंधन तोड़ दिया गया और मैं फ़ोन करता रहा। आपके यहाँ मेरे ख्याल से आजमगढ़ का ही जिक्र करते हुए उन्होंने एक सभा में कहा था और वहाँ से फ़ोन तक नहीं उठाया गया। जी, आपने ये भी देखा होगा कि माननीय बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। गठबंधन टूटने की एक वजह में ये भी था। देखिए, ये लोग मतलब अपनी गलतियों को लीपापोती करने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। रह गई बात 1995 की याद करने की और 19 में गठबंधन करने की, तो मैंने कहा ना, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। अच्छा, आगे की अपने विरोधियों को भी माफ किया, लेकिन माफी का नाजायज फायदा लोगों ने उठाया। माफ तो अभी जातिवादी सामंतवादी मानसिकता से ये ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। आपने खुद ही देखा ना, डिम्पल यादव जी ने माननीय बहन जी का पैर छू लिया तो पश्चिम के यादव बीजेपी को वोट कर दे रहे हैं। आप अपनी मानसिकता कैसे बदल पाओगे? गठबंधन तो कर लिए, लेकिन हमारी पार्टी का वोटर एकदम सेट है। गठबंधन का मतलब है कि वो गठबंधन देखता है, वो कैंडिडेट देखेगा ही नहीं, वो देखेगा नहीं कौन किसने पांव छुए कौन नहीं छुए। तो ये जातिवादी मानसिकता के लोग, जो सामंती मानसिकता के लोग हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए गठबंधन कर रहे हैं और जब इनको लगता है कि इनका फायदा नहीं हुआ तो ये गठबंधन तोड़ के उल्टा आरोप हमारी ही नेता के ऊपर डाल रहे हैं। तो पुनः मीडिया में माननीय बहन जी की छवि को ये धूमिल करने का प्रयास है, जो कि अब तमाम युवा बच्चे एकदम डाई हार्ड हैं। इस बार का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स के साथ साथ सपोर्टर्स भी लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद अपना अलग काम कर रहे हैं, बहुजन समाज में बड़ा बिखराव है, पीडीए उधर से चल रहा है, और पिछला 24 का जो चुनाव हुआ वो सारा का सारा चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान और आरक्षण के इर्द गिर्द लड़ा गया। यानी कि बहुजन समाज में सेंध लगाने की जो कोशिश है वो भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है और तमाम सारे क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना। हाँ। आप झूठ बोल करके एक बार संविधान बचाने को वोट ले सकते हो, झूठ बोल करके एक बार आरक्षण बचाने को वोट ले सकते हो। रह गई जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हो, उनकी तो कंपैरिजन कभी भी बहुजन समाज पार्टी से किया ही नहीं जाना चाहिए। अव्वल बात तो ये है, आप एक बार खुद सोचो, पूरे देश का मुसलमान माइनॉरिटी इकट्ठा होके एकजुट होकर के गठबंधन को वोट कर रहा है। एक सीट पे जो बी टीम कहते हैं, नैरेटिव सेट करते फिरते हैं, झूठ बोलते फिरते हैं, वो बी टीम का हमने एकदम देखा उदाहरण कि वहां से किसी एक का पर्चा खारिज हो जा रहा है और पीछे से सपोर्ट हो जा रहा है और एक सीट जिता दी जा रही, माइनॉरिटी पूरा उधर वोट कर दे रहा है। यानी दलितों के वोट में सेंध लगाने का प्रयास आप कर सकते हो। जो कह रही हूँ ना मैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार आप प्रयास कर सकते हो। और आप जनता हकीकत जान रही है, हर नीला गमछा उड़ने वाला बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति नहीं हो सकता। हर नीला गमछा उड़ने वाला व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का नहीं हो सकता। माननीय बहन जी ने इसमें साफ तौर पे कह दिया कि उसमें हाथी निशान होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं मैं बसपा का सदस्य रहा हूँ। अब देखिए, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, झूठ बोलने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं हवाई जहाज में घूमा हूँ। अब आपने देख लिया तो कह दीजिए उन्होंने फोन लगा दिया था। मैं अक्सर हर बीएसपी के नेता से ये सवाल जरूर पूछता हूँ आखिरी में कि चंद्रशेखर आजाद ने पॉडकास्ट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को फ़ोन लगा दिया था। वो कहते हैं कि बहन जी उनका फ़ोन नहीं उठाती हैं,
वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में बड़ा काम किया, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया गया उनके पोटेंशियल को देखते देखिए मैं हुए। कह तो रही हूँ ना, हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ तक जा रहा है। अब आप अपनी आंखें यहाँ से यहाँ तक कर दिया, हम कहीं हवाई जहाज में बैठ के हम भी घूमे हैं हाँ। भाई, इस जगह से इस जगह तक हमने भी अपनी आंखों को ट्रेवल कराया है, तो हम हाँ। ट्रेवल किए हैं। देखिए झूठ बार बार नहीं चल सकता है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी में अगर आपने काम किया है तो आप एक पर्ची दिखाइए। दूसरी बात, आपने जिनके लिए काम किया उनकी फोटो हम आपको तमाम दिखा सकते हैं। जिनके संगठन से जुड़ करके आपने काम किया, हम उसकी फोटो आपको तमाम दिखा सकते हैं। रह गई बात फोन पे बात करने की, तो अगर फोन पे बात हुआ है तो वो नंबर सार्वजनिक किया जाए। हम तो बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं ना। हम तो माननीय बहन जी से हर 10 दिन 15 दिन पे जाते हैं, मुलाकात हमारी होती है। हम लोग अपने मंडल की समीक्षा के लिए जाते हैं। हमसे तो आज तक माननीय बहन जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा फोन नंबर है, हमारी कोई समस्या हो तो बात कर लेना। तो ऐसा कौन सा फोन नंबर उनके पास मिल गया जिनकी बात आप कर रहे हैं? तो ऐसा झूठ तमाम परोसा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे बहुजन समाज पार्टी। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी को अगर डिस्कोर्स से बाहर कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि इस पूरे भारत देश में राजनीति में बात करने के लिए कोई बात ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं है। क्योंकि पूरा एक वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक जो कि डाई हार्ड सपोर्टर है। अगर हमारी बहन जी हमको बोले ना कि कूद जाओ, हम पूछेंगे नहीं बहन जी क्यों कूद जाओ, बहन जी जहाँ से बोलेंगे कूदने को हम तुरंत कूद जाएंगे। ऐसे डाई हार्ड सपोर्टर्स। आखिरी में सवाल, 9 अक्टूबर की रैली को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, कैसी तैयारियां हैं, बहुत बहुत अच्छे ऐलान क्या होने वाला है? माननीय बहन जी स्वयं इस रैली का नेतृत्व करेंगी। ये रैली नहीं बल्कि माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, जिसको पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता पूरे जोश उत्साह से पुनः जिस प्रकार से पार्टी बनने के दौरान जो उत्साह उमंग था, अपनी अपनी गाड़ियों से आते थे। क्योंकि ये चुनावी माहौल नहीं है जहां प्रत्याशियों से कह दीजिए कि आप 10 गाड़ी दे दीजिए, 20 गाड़ी दे दीजिए। तो इस प्रकार से वो जोश जुनून जज्बा पुनः कार्यकर्ताओं में तैयार किया जा रहा है और पैदा भी किया जा रहा है। हम लोग लगातार गांव में मीटिंग्स के द्वारा ये कर रहे हैं। आज औपचारिक घोषणा हुई है, लेकिन 10 दिन 15 दिन पहले से ही तमाम चैनल्स ने जो सुगबुगाहट की थी, वो सुगबुगाहट गांव तक लोगों तक पहुंच रही है। और सब तैयारी बना रहे हैं कि हम सतुआ बांध के ले चलेंगे, गुड़ बांध के ले चलेंगे, भेली बांध के। कहें पहले गए थे, कभी कोई किराया नहीं देता, तो अब हम फिर से चलेंगे अपनी बहन जी को। जिम्मेदारी क्या दी गई है? जैसे आप हैं, आपको क्या जिम्मेदारी? जी, हम पूरे मंडल को कोऑर्डिनेट करेंगे। हम लोग जो 3 मंडल कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे साथ में, हम लोग पूरे मंडल में जो है सारे जिले वाइज मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर विधानसभा वाइज मीटिंग करेंगे। और फिर जो हम लोग का सेक्टर और बूथ वाला काम कंप्लीट लगभग हो गया है, उन सेक्टर्स में जा करके हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि हम लोगों का किस तरीके से भीड़ का मैनेजमेंट हो, जो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ये हम लोगों को काम सौंपा नहीं गया, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ कांशीराम की पुण्यतिथि है, तो उसको पूरे जोश उमंग के साथ ऐसे मनाया जाए कि ये 2027 का एक ट्रेलर के रूप में ये जनता को दिखाई दे। आकाश आनंद की भी कोई भूमिका रहने वाली है? अभी माननीय बहन जी इस कार्यक्रम को नेतृत्व करेंगी। अगर माननीय आकाश आनंद जी का कुछ इसमें भूमिका होगी तो मुझे लगता है आप लोगों को आने वाले समय में सूचना मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।